तकरीर में यहां पर रोशनी डाली। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैंने अपने दौरे इख्तिदार में हजारों जम्मू कश्मीर के नौजवानों के केस हटाए हैं, खत्म किए हैं और उन्हें जेलों से रिहा किया था। और उनका कहना है, महबूबा मुफ्ती का कहना है कि ये मैंने उस वक्त किया था और उस वक्त की एक कोशिश थी कि नौजवानों को इस तजब्जुब से निकाला जाए। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि मैं वाहिद वो वज़ीर आला हूं जम्मू कश्मीर की जिसने हुर्रियत वालों को यानी इलाहिदगी पसंदों को खत लिखा और उन्हें बातचीत के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा कि मरकज से सीनियर पार्लियामेंटेरियन की एक टीम हुर्रियत वालों के दरवाजे तक पहुंचा दिए, लेकिन बदकिस्मती से हुर्रियत वालों ने उस वक्त दरवाजा नहीं खोला। यह पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है। महबूबा मुफ्ती का यह भी दावा है कि इस कोशिश से जब दरवाजा नहीं खोला गया, मुल्क के सीनियर तरीन जो सियासतदान है या मेंबरान कानून साजिया थे, तो उनका कहना था कि उन्हें दरवाजा न खोलना, उन्हें पानी के लिए न पूछना, उससे जम्मू कश्मीर की या कश्मीर की जो अपनी रिवायत थी भाईचारे की और उसके साथ साथ मेजबान होने की, तो उस होस्टिंग कल्चर की पूरे मुल्क के अंदर फिर नफी हुई है और एक गलत इंपैक्ट उससे पड़ा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैंने एक ही महीने के अंदर सीज फायर भी करा दिया था, यानी उन्होंने कहा कि सीज फायर भी कराया मैंने, और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 2 बीजेपी के वजीर आला को काबीना से ड्रॉप कराया था जब आसिफा का वो केस असमत अली का मामला जम्मू के गुजर बस्ती के अंदर हुआ था। और उसका कहना यही था कि मतलब यही है कि मैंने अपने दौरे इख्तिदार में अगरचे बीजेपी के साथ भी हाथ मिलाया था, लेकिन एजेंडा बहर सूरत में पीडीपी का चलाया है और बीजेपी को फॉलो करने पर मजबूर किया था। यह पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा। 2 साल में मैंने 12,000 नौजवानों की एफआईआर वापस ली और आज उन्हीं नौजवानों को आगरा और हरियाणा के जेलों में बंद किया जाता है जिनकी एफआईआर मैंने वापस ली। मैंने अपने वक्त में बातचीत करने के लिए हुर्रियत को खत लिखा। आज तक किसी वजीर आला ने हुर्रियत को खत नहीं लिखा, मैंने लिखा सेपरेटिस्ट को। मैंने कहा दिल्ली से बहुत बड़ी टीम आ रही है जिसमें अरुण जेटली, राजनाथ सिंह जी, रामविलास पासवान, सीताराम येचुरी, गुलाम नबी आजाद, मिस्टर खरगे, आपके शरद यादव और भी कई लीडर वैसे ही आ रहे हैं। हुर्रियत वालों, इनसे बात करो, बताओ क्या मसला है। अगर बात भी नहीं करोगे, कम से कम दरवाजा खोल के उनको एक कप कहवा पिलाओ ताकि ये देखें कि कश्मीर के लोग कितने अच्छे हैं। मगर हमारी बदकिस्मती, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। नतीजा ये हुआ पूरे मुल्क में पैगाम चला गया कि कश्मीर के लोग क्या ऐसे हैं कि मेहमान दरवाजे पे हैं और दरवाजा नहीं खोला। उससे जो हमारी मेहमान नवाजी है उसकी बदनामी होगी। उसके बाद मैंने 1 महीने का सीज फायर करवाया, मगर कोई वहां से अच्छा जवाब नहीं मिला। मैंने 2 मिनिस्टर ड्रॉप करवा दिए जब मेरी छोटी बच्ची के साथ दरिंदगी हो गई। 2 मिनिस्टर मैंने ड्रॉप करवाया, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। यानी हमने अपना एजेंडा चलाया, मैंने अपना एजेंडा चलाया, मैंने बीजेपी का एजेंडा नहीं चलाया। जब उनको लगा कि एजेंडा पीडीपी का चल रहा है, उन्होंने सरकार गिरा दी और सब। महबूबा मुफ्ती डाक बंगलू राजौरी के अंदर यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि साल 2019 का जो एपिसोड हुआ, यानी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जब हुआ, तो उस वक्त हम जेल में बंद किए गए, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है या कश्मीर के जितने भी सियासतदान हैं, उनको बंद किया गया था। उन्होंने कहा कि तो उस वक्त मुल्क के अंदर बड़ा जश्न मनाया गया, बीजेपी ने जश्न मनाया और यह तासुर दिया कि हम एंटी नेशनल है, और मुल्क की कयादत, मुल्क की अपोजिशन से भी कहा है कि ये एंटी नेशनल लोग हैं और जो हमने आज एक्ट किया, इन्हें एब्रोगेशन जो किया है, ये कौम के हित में है, कौम के मुफाद में है। लेकिन आज वही नुस्खा आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल की पार्टी, ममता बनर्जी की जमात, लालू प्रसाद की जमात
कांग्रेस की जमात, केसीआर की जमात और जेडीयू की जमात पर आजमाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को जेलों के अंदर बंद किया गया, लीडरशिप की यहाँ की लीडरशिप को बंद किया गया जेलों के अंदर, तो उस वक्त मुल्क के इन्हीं अपोजिशन लीडरान ने खामोशी इख्तियार की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि शायद नेशनल इंटरेस्ट में ही हो रहा है। लेकिन आज वही नुस्खा जम्मू कश्मीर का इन्हीं पर, चाहे वो केसीआर की जमात हो या आम आदमी पार्टी की जमात हो, उस पर आजमाया जा रहा है। फिर कहना चाहती हूँ, जब 370 हटाया गया, मुल्क में कई लोगों ने जश्न मनाया। जब हमको जेल में बंद किया गया तो मुल्क की लीडरशिप को कहा गया ये नेशनल इंटरेस्ट में है, आप चुप रहिए, वो चुप रहे। आज वही नुस्खा जो जम्मू कश्मीर में आजमाया गया, आज पूरे मुल्क में वो नुस्खा आजमाया जा रहा है। आज केजरीवाल की जमात हो, ममता बनर्जी की जमात हो, लालू प्रसाद यादव की जमात हो, कांग्रेस की जमात हो, केसीआर की जमात हो, शरद पवार की जमात हो, जिसकी भी जमात हो, उनके लीडरों को बिना पूछताछ के जेलों में डाला जाता है। जब हमको जेल में डाला गया, उनको बोला चुप करो, ये मुल्क के मफाद में है, ये एंटी नेशनल लोग हैं, इनको हम जेल में डाल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती एंटी नेशनल है, इसको बंद कर रहे हैं। मगर आज जब पूरे हिंदुस्तान के अपोजिशन लीडरों को बंद किया जा रहा है, ये कह के कि ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, आज कोई आवाज नहीं उठा रहा। मगर हम उठाएंगे आवाज, हम कहेंगे बीजेपी को कि आप इस तरह इस मुल्क का जो आईन है उसको नहीं तोड़ सकते, इस तरह आप लोगों के हकूक के साथ नहीं खेल सकते। इस तरह आप चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे बाकी लोग हो, उनको जेल में नहीं डाल सकते। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज डांगरी भी गई, जहां पर हालिया दिनों कुछ अफराद को नामालूम बंदूक बरदारों की जनब से जाम बहक किया गया था। उनके लवाहिकीन के साथ महबूबा मुफ्ती की ताज़ियत पुरसी हुई है और उनके साथ बातचीत भी हुई है और उनसे जानने की कोशिश की कि उस मामले में पेशरफ्त क्या हुई है, सरकार जो कहती है क्या उस पर कोई पेशरफ्त हुई है। हालांकि अभी तक इस हवाले से किसी को भी जो है जिम्मेदार या गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो इस हवाले से महबूबा मुफ्ती ने फैमिली के जो मेम्बरान हैं उनके साथ यहां पर बातचीत की है। इधर हम आपको विजुअल्स दिखाएंगे आरिफा के घर के। आरिफा वही लड़की है जो साइबुक बडगाम के अंदर रहती है, जिसका हालिया दिनों जो है इंतहाई अफसोसनाक तरीके से उसका कत्ल किया गया था और उसके जो जिस्मानी आज़ा है उनको अलग अलग किया गया था। और उसके बाद पुलिस ने इस हवाले से एक शख्स की गिरफ्तारी भी अमल में लाई थी। उसी के हवाले से आरिफा के घर के अंदर उनके लवाहिकीन के साथ ताज़ियत पुरसी का सिलसिला लगातार जारी है। अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, सियासी, समाजी और उसके साथ साथ गैर समाजी लोग, गैर सियासी लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं और उनके वालिदैन के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ ताज़ियत पुरसी कर रहे हैं और इजहारी यकजहती भी कर रहे हैं। इसी हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिका वजीर आगा रूहुल्लाह भी यहाँ पर गए हुए थे और आगा रूहुल्लाह का कहना है, और आगा रूहुल्लाह ने हालांकि ट्वीट भी किया और उसके बाद उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात भी की है। उन्होंने कहा कि मैं हाल ही में कत्ल होने वाली लड़की के अहले खाना के साथ ताज़ियत पुरसी के लिए साइबुक बडगाम गया था। घर वालों ने डरते डरते मुझे बताया कि जिला पुलिस ने उन्हें धमकी दी है। एसएसपी, डीएसपी या जो भी मुतलका पुलिस एहलकार है या अफसरान है, उन्होंने उन्हें धमकी दी हुई है, क्योंकि कल शाम इलाके के कुछ नौजवान लड़कों ने कैंडल लाइट मार्च किया था। उन्होंने कहा कि ये गुंडागर्दी है, ये आगा रूहुल्लाह ने कहा। उन्होंने कहा कि हर किसी खानदान को अगर उनके किसी लगते जिगर का कत्ल होता है तो उसके बाद इजहारी यकजहती के लिए किसी को भी इख्तियार होता है, हक होता है जमहूरी मुल्क के अंदर। और दूसरी बात, जो खानदान है, मुतासरा खानदान है, उन्हें भी बात करने का हक है। उन्होंने कहा कि खानदान को तसल्ली देने और कातिल को सख्त से सख्त सजा देने की यकीन दहानी के बजाय जिला पुलिस ने खानदान को धमकियां और धमकाने का सहारा दिया है।
یہ سلسلہ فوری طور پر بند ہو جانا چاہیے اور پولیس کو لواحقین سے معافی مانگنی چاہیے اور انہیں خطرہ محسوس کرایا ہے، یہ آغا سعید روح اللہ نے کہا ہے۔ تعزیت پہ گیا تھا، وہاں پہ یہ ہر کسی کے لیے دلسوز واقعہ ہے اور ان جیسے واقعات کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، اور مذمت کرے بھی کس کی، یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہے، ہمیں اپنی مذمت کرنی ہے اور اپنے گریبان میں جا کے دیکھنا ہے کہ ہماری حالت کہاں تک پہنچی ہے، ہماری اجتماعی حالت کہاں پہ ہے اور ہماری انفرادی حالت کہاں پہ، سماجی طور پہ ہم کہاں پہ پہنچے ہیں، اقدار ہمارے کہاں پہ ہے، انسانی اقدار ہمارے کہاں پہ پہنچے ہیں، اور کچھ دنوں سے سلسلہ وار ایسے حادثات پیش آ رہے ہیں۔ تو یہ تعزیت اس خانوادے کے لیے نہیں ہے، یہاں پہ تعزیت ہم سب کے لیے ہے، اجتماعی تعزیت ہمیں کرنا چاہیے اپنے آپ کے لیے، اس معاشرے کے لیے کہ اس حد تک گر چکا ہے، اب یہ معمول بن گئی ہے، اس طرح کے واقعات ہماری زندگی کے معمول بن گئی ہے۔ تو اسی حوالے سے ہر کسی کی ذمہ داری ہے، میں بھی وہاں پہ گیا تھا تعزیت کے لیے، اور امید ہے کہ ہم سب اس حادثے سے سبق لے کے اپنے معاشرے کی طرف، اپنے معاشرے کے گریبان میں ضرور دیکھیں گے۔ میں تعزیت پہ وہاں پہ گیا تھا اور وہاں پہ ان گھر والوں کی حالت سے یہ پتہ چلا، اور انہوں نے خود بتایا بھی پھر کہ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے، اور جس سے میں حیران ہوا۔ پھر انہوں نے خود آ کے کہا کہ کل شاید وہاں پہ کچھ نوجوانوں نے ہمدردی کے لیے کینڈل لائٹ مارچ نکالا ہو، ہمدردی کے لیے وہاں پہ کوئی جلوس نکالا ہو۔ تو اس کے بعد ان گھر والوں کو فون آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ ایس ایس پی کے آفس سے ایس ایس پی نے یا ڈسٹرکٹ پولیس نے ان کو ڈرایا دھمکایا کہ اس طرح کے مارچز، پروٹیسٹس وغیرہ، حالانکہ وہ پروٹیسٹ اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کو کینڈل لائٹ مارچ ہمدردی کے لیے، یا اگر مانگ بھی ہو ان کی کہ قاتل کو سزا دی جائے، اس کے لیے ان کو ڈرایا جائے اور ان کو کہا جائے کہ یہ سب چیزیں بند کریں، ورنہ آپ لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا اور آپ لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آیا جائے گا۔ یہ غنڈہ گردی کی حد ہے۔ میں یہ بات ان تک پہنچانا چاہوں گا کیونکہ میں نے خود دیکھا وہ کس حد تک ڈرے ہوئے تھے۔ وہ یہ شاکنگ ہے، تعجب کرنے والی بات ہے۔ تو آپ کے وساطت سے میں یہ بات پہنچانا چاہوں گا، اس انٹیمیڈیشن کو بند کرے اور اپنی ذمہ داری کو قبول کرے، ان کے ساتھ تسلیت اور مرحمت کے ساتھ پیش آیا جائے، خانوادے کے ساتھ ان کو یقین دہانی دی جائے کہ جو بھی ملزم ہے، مجرم ہے، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور اپنے حوالے سے، اپنے اس حادثے کے حوالے سے وہ جو بھی بات کرنا چاہے، جس طریقے سے بھی کرنا چاہے، ان کو وہ بات کرنے کی آزادی ہے اور ان کو وہ بات کرنے کے لیے ڈرایا نہ جائے۔ ٹریڈرز فیڈریشن بڈگام کی جانب سے آج اسی معاملے کو لے کر اظہاری یکجہتی کے طور اور قاتلوں کو سزا دلانے کے لیے احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ یہ پرامن احتجاجی مظاہرہ بڈگام کے اندر ہوا اور مانگ کی جا رہی تھی کہ فاسٹ ٹریک بنیادوں پر اس معاملے کی سنوائی کی جائے اور جو ملوث شخص ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ یہ ٹریڈرز باڈی جو بڈگام کی ہے ان کا مطالبہ ہے۔ ٹریڈرز فیڈریشن بڈگام اور بڈگام کے جو لوگ ہیں آج یہاں بس سٹینڈ میں جمع ہو گئے، اس لیے جمع ہو گئے کہ جو ایک درندہ شبیر احمد وانی ہے، اس نے ہماری بیٹی اور بچی کا جو قتل کیا ہے اور اس کے بعد جو اس نے جسم کے ٹکڑے کیے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم پولیس کے بھی بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے شارٹ نوٹس پہ اس کو پکڑ لیا۔ ہم ایس ایچ او صاحب، ایس پی صاحب اور جو ان کی پوری ٹیم ہے، اس پہ ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور عوام کو کہ انہوں نے ایک راحت دے دی، لیکن ساتھ ہی سے ایسے کام نہیں چلے گا۔ ہماری ٹریڈرز فیڈریشن بڈگام کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کو فاسٹ ٹریک پہ لایا جائے، ڈیلی بیسس پہ اس کی سنوائی ہو۔ اس میسیج کو ہم پورے بڈگام، پورے جموں کشمیر میں دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا پھر ایک مطالبہ ہے کہ ہماری بیٹیاں سیف رہے، ہماری جو بہنیں ہیں وہ سیف رہے، کوئی بھی حملہ ان پہ نہ کرے، اور جو اس قاتل کو سزا ملے گی وہ اتنی سخت ہونی چاہیے کہ آئندہ ہماری بیٹیوں کی طرف کوئی نظر نہیں۔ اگلی خبر میں بات کرتے ہیں بٹی پورہ نائد کھائی بانڈی پورہ کی، جہاں پر آج ایک نوجوان کی لاش ان کے گھر میں پائی گئی ہے۔ جی ہاں، بٹی پورہ نائد کھائی بانڈی پورہ میں ایک نوجوان کی لاش اس کے گھر سے برآمد کی گئی ہے۔ مذکورہ نوجوان کو اپنے ہی گھر کے اندر پھانسی پر لٹکے ہوئے
पाया गया था। हालांकि फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि यह खुदकुशी है या कत्ल है। अलबत्ता अवामी अंदाजा यही है कि मज़कूरा नौजवान ने खुद ही अपने आप को फांसी पर लटकाया है। बहरहाल पुलिस ने वाक़े की निस्बत केस दर्ज कर दिया है और पुलिस तहकीकात कर रही है कि आखिर इस टीनेजर नौजवान की मौत कैसे हुई और क्यों हुई। JKSSB के खिलाफ एहतजाजों का सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू हो या कश्मीर हो, यहां एपटेक कंपनी के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है और खासतौर पर JKSSB के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। आज श्रीनगर के अंदर ये आप देख सकते हैं ये मनाजिर जिसमें हम देख रहे हैं कि नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों पर आया हुआ है और सरकार से कहता है कि आप हमारे मुस्तकबिल को क्यों उनके हाथों में दे रहे हैं जो पहले ही ब्लैक लिस्टेड है, जो जिन पर पहले ही भरोसा खत्म हो गया है। श्रीनगर में JKSSB के खिलाफ कई नौजवानों ने किया एहतजाज, एपटेक को बैन करने का कर रहे थे मुतालबा। उन्होंने कहा कि ना ही साबिका कंपनी को जम्मू कश्मीर सरकार ने बैन किया जिस पर इल्जामात लगे खुर्द बुर्द के और जो उन पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया है, और ना ही एपटेक जो कंपनी जो ऑलरेडी बैन्ड है उस कंपनी को बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करने से रोका जा रहा है। चूंकि मामला सब जुडिस है, अब इनकी यही मुतालबा है कि यह मामला हमने कोर्ट के अंदर लिया हुआ है। चूंकि अब यह मामला सब जुडिस है, जब तक कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं सुनाता है तब तक बराह करम इस कंपनी के जरिए कोई भी इम्तिहान न कराया जाए। ये यहां पर आए हुए उम्मीदवारों का, एहतजाजी उम्मीदवारों का मुतालबा था। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बराए मेहरबानी इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हायर ना करें, लेकिन हमारी एक ना सुनी गई। उसके बाद हम कोर्ट चले गए। कोर्ट में सिंगल पेज में हमें एक आश्वासन, एक होप की एक किरण नजर आई, जिसमें जो हाईकोर्ट के जो जज है वसीम नरगा साहब, उन्होंने इस एग्जाम प्रोसेस को क्वाश करने का ऑर्डर दिया और एक जुडिशियल इंक्वायरी अंडर ए रिटायर्ड जज जो ऑर्डर्स है वो दिए थे। लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, रातों रात स्टे ऑर्डर लाया गया। इस मैटर को, ये मैटर अभी सब जुडिस है। हम इतना बयान करना चाहते हैं कि जब तक कोर्ट में इसका फैसला नहीं होता कि एपटेक का फ्यूचर यहाँ पे क्या है, तब तक बराए मेहरबानी कोई एग्जाम्स कंडक्ट ना करे। हम रुकना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि कोर्ट हमें फैसला दे। कोर्ट जब फैसला उधर जम्मू के अंदर भी बच्चों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और उनका भी यही मुतालबा था कि एपटेक पर उनका कोई भरोसा नहीं है। लड़कियां भी थी, लड़के भी थे और एहतजाज कर रहे थे, प्ले कार्ड्स हाथों में उठाए रखे हुए थे। वो यहां पर बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना से मिलना भी चाहते थे लेकिन नहीं मिल पाए और उस पर उन्होंने किस तरह का गुस्सा किया, किस तरह का इजहार किया, आइए वो आप तक पहुंचाते हैं। हम यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं, कोई उग्रवादी नहीं है इनको अटैक करने आए हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी ग्रेवेंसेस को एड्रेस किया जाए आपके जो उच्च स्तर के नेता हैं उनके पास और हमारी सुनवाई हो, लेकिन वो सुनवाई हो नहीं रही है। उल्टा हमारे लिए इतनी सिक्योरिटी का प्रावधान किया है कि हम इनसे मिले ना। ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर है तो इनको यूथ से मिलने से क्यों डर है। और जो कल एलजी साहब ने एक स्टेटमेंट की है, वो स्टेटमेंट ये है कि ये किसी के बहकावे में आ रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं हम किसी के बहकावे में नहीं आते हैं। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारा मौलिक अधिकार है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव से मिलना और वहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से मिलना। हम किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते। आप पारदर्शिता लाइए, हम आपके साथ हैं। इससे पहले जितनी धांधलियाँ हुई हैं उनको भी बाहर लाइए। हमने कहीं रिप्रेजेंटेशन आपने आपके चीफ सेक्रेटरी को दी है, आपके कमिश्नर सेक्रेटरियों को दी है। चलिए नज़र आखिर पर बात करते हैं रविंद्र रैना की, जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सदर हैं। आपको याद ही होगा कि हालिया दिनों बिजली महकमा ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी, एक ऑर्डर निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है उसकी बिजली काट दी जाए, क्योंकि सरकारी हुक्मनामा था कि जिस भी घर की या जिस किसी दफ्तर की भी 2 लाख से जायद बिजली की फीस वाजिबुल अदा है उसकी बिजली कनेक्शन को मुनक़ता किया जाए। तो उसी लिस्ट में बीजेपी का दफ्तर भी आ रहा था। लेकिन आज जब यही सवाल रविंद्र रैना से पूछा गया
तो उन्होंने कहा कि यह दरअसल टेक्निकल या टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गलतफहमी पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से बिजली महकमा के जिम्मेदारों ने हुक्म दिया बिजली काटने का। लेकिन मीडिया के लोगों ने सवाल पूछे कि जनाब 2 लाख से जायद बिल वाले लोगों के कनेक्शन बिजली हुक्काम ने पहले ही ऐलान किया कि वो काट दिए जाएंगे और उसमें बीजेपी का नाम भी आ रहा था। तो आज क्या करिश्मा हुआ कि बीजेपी की बिल जो आप दिखा रहे हैं उसमें सिर्फ 13,000 का फीस है। मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी लगी थी कि हमारे जो सरकारी आवास है वहां भी बिजली विभाग के कुछ अधिकारी गए, कुछ टेक्निकल मिस्टेक, कुछ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से थोड़ा मिसकंफ्यूजन आया और उसकी वजह से बिजली विभाग के वहां जो अधिकारी हैं उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दी होगी वहां बिजली के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने की। कितने अमाउंट? चलो जितना इनके ये बिल है, जितना बिल है उतना हमने कर दिया। फिर भी कितना? ये 1 महीने का था या जितना? ये जितने मेरी आज तक पेंडिंग थी। कितनी पेंडिंग थी सर? 8 महीने क्यों नहीं जमा करवाते? देखिए, मेरा किसी डिपार्टमेंट में जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक कहीं भी 1 रुपए की भी लायबिलिटी या किसी विभाग में मेरे नाम से आउटस्टैंडिंग या कोई बिल पेंडिंग नहीं है। इस फाइनेंशियल ईयर, चूंकि ये वार्षिक वित्त वर्ष जो है 2023 जो 22-23 है, ये फाइनेंशियल ईयर मार्च 31 को समाप्त हो जाएगा। तो मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीमान राजेश भट्ट जी और यहाँ के जो बाकी अधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आप ये जो बिल है, जितने मेरा बिल है वो मुझे आप बताइए, और जितना फिर उन्होंने चेक करके जो टेक्निकल फॉल्ट था वो उन्होंने उसको निकाल दिया। और ये सवाल ये जो जानकारी है उसके मुताबिक जो हायर ऑफिशियल्स की तरफ से ये ऑर्डर आए थे कि जिनके पेंडेंसी 2 लाख से ऊपर है उनकी बिजली के बिल जो है वो काटे जाएंगे। मैंने आपका बिजली का बिल कटा, लेकिन अब हम आपका बिजली का बिल देख रहे हैं कि 13,705। ये मैं चमत्कार कैसे हुआ? मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। मैंने कहा कोई टेक्निकल एरर था। चलिए, ये चमत्कार कैसे हुआ, ये किसी मीडिया नुमाइंदे ने वहां पर रविंदर रैना से सवाल पूछा। और वैसे भी आपको बताते चले कि ये जम्मू कश्मीर का पहला ऐसा 13,700 का बिल होगा जिसकी इतनी पब्लिसिटी भी मिली है। और ये 300 ये जो 13,700 रुपए हैं ये बहुत कीमती भी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही शाम 6 बजे फिर से होगी आपके साथ मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।